गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग की विनिर्माण उद्योग की बात कर रहे हैं। और आज की जो क्लास है वो फिफ्थ पार्ट है हमारा इस क्लास में, इस लेक्चर का। और इसमें हमने अभी तक डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। इंट्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के बाद मैंने बताया था कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, चाहे वो आयरन हो या एग्रो बेस्ड हो या मिनरल्स हो, है ना। फिर मैंने इंपॉर्टेंस बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है किसी भी देश के डेवलपमेंट में, किसी भी देश की पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में। और एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का भार जो है वो लो हो रहा है, जो उसकी उस पे जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है एग्रीकल्चर पे वो कम हो रहा है। फार्मर्स जो है अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, इंडस्ट्रियों के कारण पाइप मशीन्स और टूल्स, न्यू न्यू टूल्स का जो है यूज करने लगे हैं अपनी एग्रीकल्चर में। लोकेशन, इंडस्ट्री को लगाने के लिए प्रॉपर लोकेशन क्या होनी चाहिए, क्या नीड होती हैं, उसकी हमने डिस्कस किया था। रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर मार्केट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात की थी। देन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात की थी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेस पे एग्रो एंड मिनरल इंडस्ट्रीज, मतलब कृषि और खनिज उद्योग वाली। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल के आधार पे बात करें तो बेसिक और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज की बात की थी। बेसिक की इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि आप कितना रुपया लगा रहे हो, तो उसको स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के उसमें रखा था। ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के इसमें हमने बात की थी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, है ना, स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व मतलब ये सार्वजनिक है, पब्लिक है। दूसरी, ये प्राइवेट है यानी निजी है। ठीक है। फिर इसके बाद ज्वाइंट सेक्टर की बात की थी, जिसमें लोकल और पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। और फिर कोऑपरेटिव की बात की थी, जिसमें एक जगह के लोग मिलकर काम करते हैं, किसी भी कंपनी को चलाने में वर्क करते हैं। जैसे हमने बात की थी अमूल की, है ना, अमूल की बात की थी। इसमें सारे किसान अपना जो मिल्क है वो यहाँ पर लाते हैं, सप्लाई करते हैं, और तब ये चलती है ना। मोस्टली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव बेस्ड होती हैं, है ना, बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स। चाहे हम बात करें भारी, ठीक है, और वजन के आधार पे, ज्यादा और वजन के आधार पर, चाहे रॉ मटेरियल हो यानी कच्चा उद्योग, कच्चा हो सामान खनिज, और या फिनिश प्रोडक्ट हो, दोनों की हम बात करते हैं। तो इसमें हैवी एंड लाइट वेट की वजन के आधार पे बात करते हैं ना हम इसमें, वजन के आधार पे। तो हैवी मतलब आयरन जैसी कंपनियां हो गई, स्टील कंपनी यहाँ पर लिखा भी है सच एज आयरन एंड स्टील कंपनी। और लाइट इंडस्ट्री में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे हो गया, है ना। और लाइट जो हल्के सामान होते हैं। तो ये हमारे अभी तक के क्लासिफिकेशन थे। और ये क्लासिफिकेशन सब एक दूसरे से कोरिलेट होंगे, कंपनियां कोरिलेट होंगी, तो उसमें नहीं जाना है। अगर बल्क रॉ मटेरियल बल्क या हैवी वेट, वेट के आधार पे पूछा गया है तो हैवी एंड लाइट, हैवी में आयरन चला जाएगा। ठीक है। फिर आप कहोगे कि सर ये हैवी में चला गया है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपकी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पे जो व्हील सेल हैं, ये सब कंपनियां आयरन स्टील बेस्ड हैं, है ना। फिर भी यहाँ पर नाम आया है पब्लिक, क्योंकि सार्वजनिक स्तर पर बात करती हैं। इन्वेस्ट के आधार पे लार्ज स्केल में हो जाए, क्योंकि ज्यादा रुपया लगता है आयरन को प्रोड्यूस करने में, उसको बनाने में, है ना। तो इस तरह से हम बात कर लेते हैं इसकी। इसके बाद हमने बात की थी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की थी। फिर कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री की बात की थी चौथे लेक्चर में, इसके पहले वाले में। फिर कॉटन का इंडिया में रोल की बात की थी, प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या होना चाहिए। जूट की बात की थी हमने, जूट टेक्सटाइल की बात की थी। जूट के बाद हमने बात की थी कहाँ पे होता है जूट, ठीक है, और उसको मैप में भी देखा था कहाँ पे कौन सी है। शुगर, चीनी मिल को भी देखा था हमने, कहाँ का चीनी मिल अच्छा होता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। अगर पहले की बात करें कुछ दशकों के पहले से, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा होता था चीनी मिलों में, लेकिन अभी क्या हुआ, इसका शिफ्टिंग हो रहा है नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया।
मतलब महाराष्ट्र की तरफ जो है चीनी मिल या शुगर इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में, है ना। खनिज उद्योग के आधारित जो हैं इंडस्ट्रीज, है ना। तो आई होप आपको अभी तक के जो 4 लेक्चर हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। खनिज आधारित उद्योग, तो खनिज आधारित उद्योग की हम अगर बात करें और क्या होते हैं, क्यों किया जाता है, क्या रोल होता है इनका, है ना। तो इन सब की हम इसमें चर्चा करेंगे। नंबर एक, सबसे पहले अगर जो कि खनिज के बारे में हमने बात डिस्कस किया था, और खनिज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, है ना। तो इनके आधार पे कोई भी मिनरल्स खनिज आधारित उद्योग में हम अगर बात करें, जैसे लोहा हो गया, इस्पात हो गया, है ना। लोहा हो गया, इस्पात, लोहा से इस्पात बनता है, बात करेंगे। भारी इंजीनियरिंग की जो डिस्कस होता है वो भी खनिज आधारित होता है। मशीन उपकरण बनेंगे वो भी खनिज आधारित बनेंगे। सीमेंट बनेगी वो भी चूना पत्थर से बनेगी तो खनिज आधारित बनेगी। मूलभूत एवं हल्के रसायन की बात करेंगे तो वो भी खनिज आधारित बनेगी। पेट्रोलियम बनेगा वो भी कच्चा तेल से बनेगा, वो भी खनिज है क्योंकि भू के अंदर से निकाला जा रहा है। उर्वरक बात करें तो वो भी खनिज आधारित होते हैं, शामिल होते हैं। इन उद्योगों का एक सर्वेक्षण जो कि हम बात करते हैं, सर्वेक्षण के आधार पर इनकी बात की गई है। लौह इस्पात उद्योग जो है मूलभूत उद्योग है। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे जो मेन है वो लौह और इस्पात है, और यह किसी भी राष्ट्र के उद्योग के विकास की आधारशिला मानी जाती है, जो कि हमने इसको सबसे पहले ही जब पढ़ा था तो इसको डिस्कस किया था। अब इसके बाद डिस्कस करने से पहले हम शुरू करें, उससे पहले हम बता दें जो आपकी एक क्लास आज रिकॉर्ड हो रही है, उसे मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगी, ठीक है। कल मतलब 4 जून को आपको मिलेगी। तो मैं इस समय रामनगर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रामनगर उत्तराखंड में, ठीक है। तो आपको ये 2 दिन क्लास है आपकी, 4 जून, 5 जून, ठीक है। होपफुली 6 जून को आपकी लाइव क्लास होगी, मैं पहुंच जाऊंगा, क्लियर। कुछ वर्क के लिए बाहर आया हूँ, अभी वर्क कंप्लीट होते ही मैं अपना कर लूँगा, लेकिन अब क्लास लाना था और मैं लाया था सब इक्विपमेंट, और जिससे कि मैं क्लास को रिकॉर्ड कर पाऊँ प्रॉपर, क्योंकि 2 क्लास सिर्फ मैं शेड्यूल करके तुरंत निकलना था, तो 2 क्लासेस शेड्यूल कर पाया था, और बाकी क्लास आज मैं 2 कर दे रहा हूँ, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 4 और 5 को, 6 को लाइव क्लास होपफुली। तो हम डिस्कस कर रहे थे फिर से, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको जो प्रॉब्लम हो, जो नहीं समझ में आया, तो कमेंट में बताएंगे तो हम उसको नेक्स्ट उसमें अपना एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। इससे थोड़ा लगा है कि हाँ तुम लोग देख रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इससे सही रहता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से कमेंट कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगा, तब भी नहीं अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा, जो है अच्छा लगा वो जरूर बताया करिए, है ना। तो हम इन उद्योगों को की बात करें, जो खनिज उद्योग हैं हमारे, खनिज आधारित उद्योग की बात करें, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की हम बात करेंगे, तो ये मूल रूप से ये जो होते हैं ये कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल पर आधारित होते हैं, ठीक। धात्विक तथा अधात्विक खनिजों का प्रयोग किया जाता है इसमें, कच्चे माल पर, है। तथा ये उद्योग लौह और अलौह धातु निर्माण प्रक्रिया का पर आधारित होते हैं। खनिज आधारित उद्योगों में लौह अयस्क बात की हमने, हैवी इंजीनियरिंग की बात की, तो इसके आधार पर हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर भारी उद्योग तो क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज दैट यूज अ मिनरल्स, जिन इंडस्ट्रीज में, जिन उद्योगों में मिनरल खनिज जो होता है, खनिज यूज किया जाता है ना, खनिज वो, और मेटल्स, ठीक है, एज रॉ मटेरियल, मतलब कच्चे सामान के रूप में। अब कच्चा सामान क्या होता है, लौह अयस्क आपने पढ़ा होगा, लौह अयस्क, अयस्क का मतलब ये होता है कि अशुद्धियां इसमें मिली होंगी, पेवर लोहा नहीं होगा। खनिज तेल आपने सुना होगा, है ना, खनिज तेल,
है ना, फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर। तो फॉसिल फ्यूल में अशुद्धियां मिली होती है। अब इसको जहां पर रिफाइन किया जाएगा, जहां पर अलग किया जाएगा, इससे पेट्रोल बनाया जाएगा, डीजल बनाया जाएगा, कैरोसिन बनाया जाएगा, ग्रीस बनाई जाएगी, मैनी ऑफ द मटेरियल्स बनाए जाएंगे इससे, तो उसे हम इंडस्ट्रीज कहते हैं। और जब निकलता है तो ये रॉ मटेरियल निकलता है, इसमें अशुद्धियां मिली रहती हैं, इस तरह लॉ एफ होता है। इसी तरह हम बॉक्साइट की बात करेंगे, है ना। बॉक्साइड एल्युमिनियम का जो है रॉ मटेरियल होता है, यानी कच्चा सामान होता है ना, कच्चा सामान होता है। ठीक है, किसका, एल्युमिनियम का, है ना, एल्युमिनियम का होता है, इससे एल्युमिनियम बनता है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। लौह अयस्क से लोहा तो बनता ही है, इसके साथ साथ आज का जो है, अब पहले आयरन एज बोला जाता था, अगर प्रेजेंट टाइम में हम इन स्टील एज बात करें तो गलत नहीं होगा। इस समय आप मोस्टली देखते होंगे जहां पर स्टील यूज हो रहा है, घरों में स्टील, बर्तन स्टील, जो भी है। अब गेट लगाना है, स्टील का गेट लगाएंगे, रेलिंग स्टील की लगाएंगे, कंपनियों में मोस्ट ऑफ द जो है ऑटोमोबाइल स्टील बेस्ड हो है ना। तो अब स्टील का एज है, पहले कभी अलग अलग हुआ करता था सभी का, तो हम डिस्कस करेंगे अब यहाँ पर। तो जो रॉ मटेरियल, चाहे वो कच्चा खनिज हो, धात्विक अधात्विक हो, तो उसे हम जहाँ पर बनाते हैं, उनसे जहाँ पर उनका यूज करते हैं, जहाँ पर उनसे फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम इंडस्ट्रीज कहते हैं, वो भी इंडस्ट्री मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें सबसे पहला नाम आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ बेसिक इंडस्ट्री as it provide all types of machineries to run all of other industries। इसीलिए आयरन एंड स्टील कंपनी जो है बेसिक आधारभूत जो है इंडस्ट्री है, उद्योग है, आधारभूत उद्योग है, जो कि दूसरे उद्योगों को मशीनरीज प्रोवाइड करता है। क्योंकि मशीनरीज किससे बनेगी, लोहा और स्टील की तो बनेगी। तो दूसरे उद्योग जो होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, तो उनके लिए, सभी के लिए एग्रो बेस्ड हो, है ना, कॉटन हो, एग्रो बेस्ड में कॉटन या जो सिल्क की बात करते हैं, कोई किसी भी टाइप की इंडस्ट्रीज हो, उनको सभी को रन करने के लिए आयरन स्टील कंपनी पर आधारित होना पड़ता है। अब आयरन जो होता है, तो आयरन तो सिंपल आयरन बन जाता है, आयरन, ठीक है। तो आयरन में क्या क्या जरूरी होता है, आयरन की हम बात करें तो इसमें आयरन ओर होना चाहिए, है ना, आयरन ओर होना चाहिए, प्लस कोकिंग, है ना, कोल होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद, कुकिंग कोल के बाद लाइम स्टोन होना चाहिए, है ना, लाइम स्टोन होना चाहिए। इतना होता है तो इसको हम आयरन को, आयरन स्टील को बनाते हैं। अब रेशियो की बात करें तो आयरन ओर जो है 4 होना चाहिए, फिर रेशियो कुकिंग कोल जो है वो 3 होना, सॉरी 2-3-1, हाँ 2-3-1 की बात की जाती है। इस टाइप का रेशियो रखते हैं, 4, 2 और 3। तो आयरन ओर जो है वो 4 सपोज दैट टन हो गया, तो कोकिंग कोल 2 टन हो गया, लाइम स्टोन 1 टन करा जाएगा। फिर इसको जो बर्नर्स में डाल के या भट्टियों में डाल के इसको बनाया जाएगा, इससे आयरन प्रोड्यूस होगा। अब इसी में अगर हमको स्टील बनाना है, ठीक है, तो प्लस हमको मैग्नीज इसमें ऐड कर देना है। क्लियर। अब मैग्नीज जिस बेस पे हम ऐड करेंगे, जितनी यूनिट के आधार पे, उस आधार पे स्टील की जो है वो, जो उसकी हार्डनेस है, सॉरी हार्डनेस है, वो उस पे बेस होती है ना। तो जो हार्डनेस है उस पे आधारित होती है स्टील के आधार पे। आई होप आप समझ गए होंगे। आयरन को प्यूरिफाई करने के लिए आयरन और कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, लौह अयस्क, और जो कुकिंग कोल होता है, पीट की बात करते हैं, कोल की, कोयला की बात करते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन चूना पत्थर, आयरन हो गया। आयरन में हम मैग्नीज मिला देंगे, स्टील को बनाएंगे। इतना क्लियर है ना। और लिख लेना रेशियो, ठीक है, 2-4-3। तो आयरन और 4 टन हो गया, फिर 2 टन हो गया कुकिंग कोल, 1 टन हो गया लाइमस्टोन। ओके। स्टील इज नीडेड मैन्युफैक्चरिंग अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स
जो स्टील बहुत आवश्यक होती है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ द विभिन्न प्रकार के जो इंजीनियरिंग के होते हैं, गुड्स सामान होते हैं, औद्योगिक जो सामान होते हैं उनको बनाने के लिए, और कंस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल्स डिफेंस में बनाने के लिए, मेडिकल्स में इक्विपमेंट बनाने के लिए, टेलीफोन्स को साइंटिफिक जो है इक्विपमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, अ वैरायटी ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, और विभिन्न प्रकार के जो है उपभोक्ताओं के सामान जो उपयोग किए जाते हैं उनको बनाया जाता है, और आज हम मार्केट में देख भी रहे हैं। ठीक, अगर आपको पता है कुछ स्टील से बने हुए सामान तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, बताइए। ठीक है, दो दो बताइए सामान कोई भी। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द स्टील इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज अ इंडेक्स ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट। जब प्रोडक्शन और कंज्यूमर की बात करते हैं, उपभोग और उत्पादन की बात करते हैं कि कितना किया गया है, तो इससे किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को नापा जाता है इंडेक्स के आधार पे। भारत की जो है चौथी रैंक है पूरे वर्ल्ड में अनरिफाइंड जो बात करते हैं, यूनिफाइड स्टील प्रोड्यूसर्स एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्पॉन्ज आयरन्स। ठीक है, जो आयरन कच्चा लोहा या स्पॉन्ज आयरन की बात करते हैं, लौह और स्टील के उत्पादन और, ठीक है, इसके उपभोग में सबसे अच्छा माना जाता है, चौथी रैंक है पूरे वर्ल्ड में। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील एंड आल्सो अ लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द स्टील। सबसे पूरे विश्व में चाइना सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है, बनाता भी है और उपभोग भी करता है पूरे वर्ल्ड में स्टील का। 2004 के आधार पे बात करें, भारत जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द स्टील था। ठीक है, इन द हैवी आयरन स्टील में था। ठीक है, क्यों, इसकी हम बात करेंगे। बिकॉज ऑल ऑफ द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश प्रोडक्ट्स आर हैवी एंड बल्कि, इंटेलिंग्स हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, ये जो सबसे जो चाहे, अगर बात करें आयरन, आयरन क्या होता है, आयरन स्टील जो होता है ये कच्चा भी रहेगा तब भी भारी रहेगा, बनने के बाद भी भारी रहेगा। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है वो हाई हो जाती है भी हो जाती है। इसके लिए बेहतर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मार्केट और उससे दूरी नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन जितना भी है बर्डन अच्छा आता है इस पे, चाहे बने हो चाहे। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द आयरन एंड, जो वेल स्टील की बात करते थे हम लोग कंपनियों की, वो से उनका जो कंसंट्रेशन है वो मोस्टली जो है यहीं पर है, छोटा नागपुर में। यानी छोटा नागपुर रीजन में अपना झारखंड आता है, कुछ बिहार का रीजन आता है, कुछ बंगाल का आता है, और कुछ उड़ीसा का आता है। तो इसमें से सब में कंपनियां लगी हुई हैं, छत्तीसगढ़ में कंपनियां लगी हुई हैं मोस्टली कहाँ, आयरन की। India not able to the perform to its full potential in the production of the iron and steel is the high cost, limited availability of the coking coal, low productivity and labor, irregular supply of energy, poor infrastructure, liberalization and foreign direct जो है investment FDI have given the boost of the industry's efforts and private entrepreneurs। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में, तो पहले इतना नहीं अच्छे से प्रोडक्शन होता था यहाँ पर आयरन का, क्योंकि पहले इतनी कास्ट नहीं थी, इतनी व्यवस्था नहीं थी, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी टेक्नोलॉजी के लिए कारण। लेकिन जब से लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ 1991 के बाद से यहाँ पर अच्छे से प्रोडक्शन होने लगा आयरन एंड स्टील का। यहाँ पर कोकिंग कोल की अवेलेबिलिटी है, लेबर मिलता है, और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलता है, वहां से हमको इनकम जनरेट होती है, जिसके कारण हम यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छे से हो पा रहा है। ठीक है, ये दुर्गापुर स्टील प्लांट की हम बात करते हैं। स्टील के बाद ये स्टील प्लांट मतलब आयरन वो बनना है, उसके बाद आयरन का ये दूसरा आयरन प्रोड्यूस किया जा रहा है कैसे। ठीक है, और उसके बाद बनी हुई प्रोडक्ट जो है स्टील होते हैं, तो उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे। इस मेल्टिंग एल्यूमिनियम को बनाना पड़ता है, बॉक्साइड को जमाना पड़ता है, ये बॉक्साइड है, उसको क्रश करने के बाद ऐसे इसमें एल्यूमिनियम को बनाया जाता है, भर के बॉक्साइड से एल्यूमिनियम को, है ना। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मेटलर्जिकल जो है इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में दूसरी सबसे जो है महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम की, और द रॉ मटेरियल यूज इन मेल्टर्स इज कॉल्ड बॉक्साइड। ठीक है, जो रॉ मटेरियल को मेल्ट किया जाता है उसे बॉक्साइड कहते हैं। ये वेरी बल्कि होता है जब बॉक्साइड और
डार्क रेडिश होता है ना, यहाँ पर देखो ये डार्क रेडिश है, रेड कलर है, और कलर्ड रॉक होते हैं इसके बॉक्साइट के। क्लियर? और रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, है ना। इन इट इज लाइट रेसिस्टेंट टू द कोरेजन, है ना, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it mixed over the other materials। हल्का होता है, पावर को या जंग के रेसिस्टेंट होता है, किसी भी प्रकार से उसकी क्षमता होती है। एक हीट या तापन का अच्छा संचालक होता है, लाइट के लिए भी एक ये गुड कंडक्टर होता है। इससे हम इसमें अगर हम कुछ और धातुएं मिला दें या किसी धातु में इसको हम मिला दें तो हम दूसरी वस्तुएं अच्छे से और स्ट्रॉन्ग तैयार कर सकते हैं। यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट को बनाने में, अंटिल्स एंड वायर्स को बनाने में। इट हैज गेन द पॉपुलैरिटी एट अ सब्स्टिट्यूटल फॉर द स्टील, का सब्स्टिट्यूट माना जाता है कॉपर, जिंक और लेड का। ये सब का क्या है, सब्स्टिट्यूट यानी दूसरा अच्छा उपयोगी पदार्थ माना जाता है। नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज में आज लोकेटेड अगर हम बात करें कहाँ पर, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जो है एल्यूमिनियम का मेल्ट या बनाना की बात की जाती है, और बॉक्साइट की इसी जगहों पे मोस्ट ऑफ द माइनिंग एरिया मिलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एल्यूमिनियम का उपयोग क्या है हमारे उसमें। ठीक, अब हम बात करें तो माइन, सबसे पहले एल्यूमिनियम बनाने का कैसा चार्ट होता है, बॉक्साइट होना चाहिए। फिर कॉस्टिक लिकर्स एंड एल्यूमिना जो है रिफाइनरीज में इसको डाला जाता है, ये यहाँ पर क्रश करने के बाद। ठीक है, फिर इस पे पावर दिया जाता है, एल्यूमिनियम जो है मेल्टर्स की बात की जाती है यहाँ पर इस तरह से। फिर ये प्रोपोजाइज मशीन्स एंड डायरेक्ट जो है चिलिंग कास्टिंग्स होता है, और मॉड्यूल जो है मॉल्ट्स ऑफ द गॉट एंड बिलेट्स होता है। इसके बाद रीड्रॉ रॉड्स होते हैं, इसको रॉड्स के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम डायरेक्ट चिलिंग कास्टिंग की बात करें तो रोलिंग माइल की बात करते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, एक्सट्रैक्टेड जो है प्रोडक्ट। अगर हम रोलिंग की बात करेंगे तो फॉइल माइल की बात करेंगे, फॉइल बनाएंगे और रोल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, रॉड बना, इससे अल्टीमेटली रॉड बना दिए जाते हैं बड़े। फिर उसके बाद जैसे जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसमें धीरे धीरे कन्वर्ट किया जाता है। ये इसका फ्लो चार्ट है, आप लोग पढ़ लेना एक बार जब पीपीटी दी जाए, और आराम से कि कैसे हम बॉक्साइट से लेके, है ना, कैसे हम एल्यूमिनियम के रॉड्स, रोल प्रोडक्ट, फॉइल, और हम कैसे जो है एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट्स को अलग करते हैं। क्लियर? आई होप आपको एल्यूमिनियम क्लियर हो गया होगा। और पाने जाने की जो है उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे रीजनों में पाया जाता है। केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, केमिकल जो है रासायनिक उद्योग की हम बात करेंगे, है ना। भारत में रासायनिक उद्योगों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है केमिकल इंडस्ट्रीज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग इन नेचर। सबसे सबसे विभिन्न यानी बंटवारा या अलग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे अच्छी ग्रोइंग इंडस्ट्री है केमिकल बेस्ड, और ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, कहीं पर कोई है, कहीं पर कुछ है। क्लियर? केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें इन इंडिया, फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग, उसी की बात करें, थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द एशिया में, सबसे चौथी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है किसका, केमिकल का, वो भारत में पाया जाता है। 12th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द साइज। साइज के आधार पे 12वें नंबर पर जो है केमिकल इंडस्ट्रीज भारत में पाई जाती हैं, 12वें नंबर में पूरे वर्ल्ड में है, और तीसरे नंबर में एशिया में है। क्लियर है ना, वर्ल्ड और एशिया की बात करते हैं। इसकी जीडीपी की बात करें, कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 3% पूरी जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है केमिकल इंडस्ट्रीज का, और इसमें लार्ज और स्मॉल दोनों स्केल की इंडस्ट्रीज आती हैं। भारी और छोटे उद्योग, दोनों उद्योग, विनिर्माण उद्योग इसमें सम्मिलित होते हैं, और ये दो सेक्टर होते हैं इनमें, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर। इसके हम केमिकल इंडस्ट्रीज को दो सेक्टर में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम पहले बात करते हैं केमिकल्स, ऑर्गेनिक की बात करते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, है ना। तो इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो यहाँ पर आप पहले देख पा रहे हैं ऑर्गेनिक सेक्टर, दूसरा है इनऑर्गेनिक सेक्टर।
अब हम इसमें अलग अलग लेवल से इसको समझ लेंगे, है ना। तो ऑर्गेनिक सेक्टर जो है, ऑर्गेनिक सेक्टर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनिक केमिकल्स ही प्रोड्यूस करेगा ऑर्गेनिक सेक्टर। इसमें हमारे पेट्रोलियम आता है। पेट्रोलियम को यूज किया जाता है बनाने में सिंथेटिक फाइबर्स को, सिंथेटिक रबड़ को, प्लास्टिक्स को, ड्राई स्टफ्स को, ड्रग्स को एंड परमा जो है फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं जो दवाइयों वाली, उनकी बात करते हैं ऑर्गेनिक में। क्लियर। फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स प्लांट लोकेटेड नियर द ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोलियम जो है पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, जिनकी हम ऑर्गेनिक की बात की, चाहे सिंथेटिक रबड़ हो, सिंथेटिक फाइबर हो, या प्लास्टिक हो, ड्राई स्टफ हो, डक्स हो, एंड जो है फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज हैं उनकी बात करें, तो ये सब जो लोकेटेड होती हैं वो सब एक इंडस्ट्री जो है एग्रो पेट्रोलियम पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के सराउंडिंग ही होती है, लगाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ से इनको रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल होगा। इनऑर्गेनिक में बात करते हैं, ये प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करते हैं, दीज केमिकल्स इंक्लूड जो है सल्फ्यूरिक एसिड बात की जाती है टू मैन्युफैक्चर द फर्टिलाइजर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स की बात की जाती है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर और फर्टिलाइजर्स को जो है इनऑर्गेनिक सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। इससे प्लास्टिक होती है, अदरवाइज प्लांट जो पेंट्स की बात की जाती है, डाइस्टर्स की बात है, नाइट्रिक एसिड, अल्काइना जो अल्कोहल की बात की जाती है, सोडा एस की बात की जाती है, जिसमें ग्लास, सॉप एंड डिटर्जेंट बनते हैं, और कास्टिक सोडा की बात की जाती है, जो कि इनऑर्गेनिक सेक्टर में रखे जाते हैं। ये लोकेटेड होते हैं पूरे ओवरऑल इंडिया में। क्लियर। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, है ना। ऑर्गेनिक सेक्टर और इनऑर्गेनिक सेक्टर्स दोनों समझ में आपको आ गए होंगे। हम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर में जो केमिकल बेस था उसकी हम बात कर रहे थे, सीसा की बात करें, जिंक की बात करें, तो ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं, सब राजस्थान, झारखंड और सब एरिया में। इसको हम मैप में अभी आके समझेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम समझेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो होती है वो हमारी जो उद्योग होते हैं, या बात करें हम कि जो खाद्य होते हैं जो डाले जाते हैं खेतों में, उनकी बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरिया जैसी चीजें, यूरिया, डीएपी जैसे। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज आर सेंटर्ड अराउंड द अराउंड एंड प्रोडक्शन ऑफ द नाइट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विद हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फास्फेट एंड पोटास। नाइट्रोजन, फास्फेट एंड पोटास को बनाने में फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज का उपयोग किया जाता है। पोटास इज इंटायरली, बात करें इंपॉर्टेंस, द कंट्री डजंट हैव एनी रिजर्व कॉमर्शियली जो है यूजेबल पोटेशियम कंपाउंड। ये कोई रिजर्व बेस पे इसको नहीं वो किया जाता है आधार पे, और इसको कॉमर्शियल बेस पे यूज किया जाता है, और इसका उपयोग एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद सबसे ज़्यादा बहुत सी पार्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज में पूरे इंडिया में खोली गई थी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। जैसे गुजरात की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, केरला की। टूवर्ड द हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यहीं पे होता है, क्योंकि यही मोस्ट जो है रीजन एग्रीकल्चर बेस्ड रीजन है पूरे इंडिया के। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल इत्यादि, है ना। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नाइट्रस फर्टिलाइजर्स की बात किया जाते हैं। नाइट्रस जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यूरिया, डीएपी जो हो गई, ठीक है, ये तीसरा प्रोड्यूसर है पूरे इंडिया में, तीसरे थर्ड प्रोड्यूसर नाइट्रस में भारत पूरे वर्ल्ड में आता है, तीसरे नंबर पे। ठीक है, सबसे प्रोड्यूसर भी है और इम्पोर्टर भी माना जाता है इसे, इम्पोर्टर भी है ना, पूरे विश्व के हिसाब से। फर्टिलाइजर की बात करें तो 70
57 फर्टिलाइजर यूनिट फॉर द नाइट्रस एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रस फर्टिलाइजर्स की जो है 57 यूनिट पूरे इंडिया में है। 29 यूरिया की है, 9 जो है एमोनियम फास्फेट की लगाई गई है, और 68 अदर स्मॉल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं सिंगल जो है सल्फर फास्फेट के फर्टिलाइजर्स को। अगर हम इनकी बात करें कहाँ कहाँ हैं इंडिया में, तो ये गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, और अदर की बात करें तो आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इतनी प्रोड्यूसर स्टेट हैं। मेन अगर बात करी जाए एग्जाम में आए तो आप बाकी भूल जाइएगा अदर्स को, लेकिन मेन आप याद रखिएगा इसमें गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल। ठीक है, आई होप आपको भारत के हिसाब से 57 फर्टिलाइजर्स नाइट्रस को प्रोड्यूस करने के लिए, 29 यूरिया के लिए, 9 एल्यूमिनियम जो है फास्फेट के लिए, 68 छोटी छोटी जो है सल्फर फास्फेट के लिए कंपनियां खोली गई हैं। नेक्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री की बात करेंगे। जो चूना पत्थर जैसे उसको पत्थर निकाल के उनको क्रैश करके और फिर उनको पीस के बनाया जाता है, फिर इस तरह से कंपनियों जाता है, फिर इस तरह पैकिंग होके इनको निकाला जाता है। इसमें आपने सीमेंट अंबुजा सीमेंट, एससी सीमेंट, बानगढ़ सीमेंट के को ऐड भी देखे होंगे। तो वही सीमेंट की हम बात करेंगे यहाँ पे, कैसे बनती है कैसे नहीं। पहले मोटी होते हैं पत्थर, फिर उनको और क्रश किया जाता है, ऐसे क्रश करते करते बिल्कुल बारीक करके और पैकिंग केस में रख दिया जाता है। और ये बाद में एक अच्छा इसमें कुछ केमिकल्स मिला दिए जाते हैं, जिससे ये वन ब्रिक्स को अनदर ब्रिक्स से उसको अच्छे से ऐड कर देते हैं। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री की एक जो महत्वपूर्ण जो है इसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, किसी भी निर्माण उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सीमेंट। चाहे वो बिल्डिंग की हम बात करें निर्माण की, चाहे हम फैक्ट्री निर्माण की बात करें, ब्रिज निर्माण की बात करें, रोड की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, डैम की बात करें, जितने भी किसी भी कॉमर्शियल जो है स्टेब्लिशमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो सीमेंट सबसे प्रमुख मानी जाती है। दिस इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स द बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल। इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बल्की और हैवी, भारी और वजन के आधार पे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइमस्टोन को यूज किया जाता है, सिलिका यूज किया जाता है और जिप्सम यूज किया जाता है, और ये सब पत्थर हैं, स्टोन्स के रूप में मिलते हैं, तो इसलिए वे भारी होते हैं। फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप किया गया था 1904 में चेन्नई में। 1904 में चेन्नई में जो है सबसे पहला जो है सीमेंट प्लांट को लगाया गया था। इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद की हम बात करें, इंडस्ट्री फॉरेस्ट इन इंडिया में अच्छे से चमकी। ठीक है, अच्छे से स्टार्ट हुई लगना। प्लांट आर लोकेटेड गुजरात ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द मटेरियल इन गल्फ कंट्रीज। गुजरात में मोस्टली लोकेट किया गया प्लांट्स को, क्योंकि ये जो है गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं, यानी सऊदी अरब, कुवैत, यमन, ठीक है, ईरान, इराक से जो है ये इनको मटेरियल दे जाना और भेजना दोनों अच्छा होता है, ठीक, सुविधाजनक होता है, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट एरिया है और बड़ी बड़ी जो हैवी मटेरियल है आपने देखा बल्कि है, हैवी है, तो इसे बिना जहाज के नहीं ले जा सकते हो आप, एरोप्लेन पे लाद के, है ना। ठीक है, वाई डेवलपमेंट ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री। क्यों हमारे देश की जो सीमेंट इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का क्या महत्व है। सीमेंट इंडस्ट्री जो प्रोवाइड करती है बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को, ठीक है। दीज आर ग्रेट डिमांड इन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज में, विद इन इंडिया के साथ जो है अफ्रीका और एशियन कंट्री में भी इसकी डिमांड है। और इंडस्ट्री डूइंग वेल प्रोडक्शन एज एक्सपोर्टर, जो है हमारी जो देश है अच्छा एक्सपोर्टर भी है, भेजना भी अच्छा, भेजता भी अच्छे से है, ठीक, एक्सपोर्ट भी करता है यानी निर्यात करता है, और निर्यात के साथ साथ यहाँ पर उपयोग भी अच्छे से होता है सीमेंट का। The controlled price distribution since 1989 and policy reforms lead to the cement industries make the rapid जो स्ट्रेड इन कैपेसिटी, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा जब कंट्रोल में नहीं रहा था 1989 में, इसका दाम के इसके मूल्य की बात करते हैं, तो उसके बाद इसको स्ट्रिक्ट पॉलिसी को रिफॉर्म किया गया और इसकी जो है पॉलिसीज को बनाया गया कि क्या हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, क्या हम प्रोडक्शन कितना करेंगे,
कितने कैपेसिटी कैसे हम प्रोसेस करेंगे, क्या क्या उसके लिए नीड होनी चाहिए, क्या क्या आवश्यक होता है, उसके उपयोग की बात की गई थी सीमेंट इंडस्ट्री में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑटोमोबाइल्स की बात करेंगे हम, सबसे लास्ट जो हमारी कंपनी है ऑटोमोबाइल, उसमें हम बात करेंगे। इसमें हम ऑटोमोबाइल्स, कोई भी हम जब बाइक आपने देखा उसे ऑटोमोबाइल कहते हैं, साइकिल देखा, कार देखा, है ना, अदर इक्विपमेंट्स व्हीकल्स देखें, तो ये सब जितने भी वाहन आते हैं वो ऑटोमोबाइल में आते हैं, क्योंकि ये चालक उसमें होते हैं कंडीशन में, इसलिए इन्हें ऑटोमोबाइल के रूप में रखा जाता है। ऑटोमोबाइल की हम अगर डिस्कस करें ऑटोमोबाइल्स को, तो ऑटोमोबाइल जो है प्रोवाइड करते हैं व्हीकल्स क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स एंड पैसेंजर। ऑटोमोबाइल के द्वारा हम सामान को, कोई बना सामान या कच्चा सामान, या हम किसी यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी से ले जा सकते हैं और जल्दी से ला सकते हैं। आफ्टर अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन जब से हुआ, उदारीवाद, उदारीकरण है आप, ठीक है, उदारीवाद या उदारीकरण, है ना, उदारीकरण जब से आया उद्योगों में, ठीक है, यहाँ के कॉमर्स में, यहाँ के व्यापार में, तब से और अच्छे से यहाँ पर डेवलप होने लगा, ठीक है। जो है कंटेम्प्रोरी मॉडल्स सिमुलेट द डिमांड फॉर द व्हीकल्स एंड मैरिनेट, है ना, इससे बाद में क्या हुआ, यहाँ पर जो जो डिमांड थी वो डिमांड बढ़ने लगी व्हीकल्स की सभी जगह पे। द इंडस्ट्रीज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे और चेन्नई। ऑटोमोबाइल मोस्टली दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे और चेन्नई बड़े महानगरों के चारों तरफ ही लगे होते हैं, क्योंकि वहां पर उनको मार्केट अच्छी मिलती है, ठीक। हाउ लिबरलाइजेशन इज डायरेक्टली फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैव मेड द रैपिड ग्रोथ इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में जो हम बात करें उदारीकरण के बाद से, कब से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई यानी विदेश से जो है हम व्यापार जो करते हैं, उसमें कैसे से बड़ी तेजी से ग्रोथ देखने को मिली, यानी वृद्धि देखने को मिली। Coming new few and contemporary models simulated the demand of the for vehicles market after the liberalization lead to the healthy growth of the industries include the passenger cars, two or three wheelers। जब से लिबरलाइजेशन आया तब से मॉडल्स नए नए आ गए मार्केट में, नए मॉडल के साथ डिमांड भी लोगों की बढ़ी, इंटरेस्ट भी बढ़ा और डिमांड भी बढ़ी, क्योंकि हम इंडियन मॉडल्स को हम फॉरेन किसी भी कंट्री में बेच सकते हैं और किसी भी कंट्री के मॉडल्स हमारे इंडिया में आ सकते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, कार हो या थ्री व्हीलर्स हो, सभी की डिमांड बात की जाती है। इससे क्या हुआ, जो है कंपनियों का जो है अच्छे से ग्रोथ देखने को मिली। हम आज विदेश की जो भी कारें होती हैं जो विदेश में बनती हैं वो हम अपने यहाँ खरीद सकते हैं, हम पिज्जा बर्गर अपने यहाँ खा सकते हैं। इसी तरह से हम अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट्स को, देश में बनी हुई कार्स को बाहर बेच सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन इंडस्ट्रीज ग्लोबल डेवलपमेंट। हम बात करें अगर ऑटोमोबाइल की, तो हम इससे टेक्नोलॉजी को नया खरीद सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ला सकते हैं बाहर से, और हम साथ में नई टेक्नोलॉजी और नए ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के अलावा हम, ठीक है, दूसरी इंडस्ट्रीज को भी सेटअप कर सकते हैं जो उससे संबंधित होती हैं। जैसे अगर हम कार बनाना सेटअप किया यहाँ पर, कार वाली इंडस्ट्रीज को, तो उसमें टायर लगेंगे, तो टायर की हम बात करेंगे, है ना, लगाएंगे इंडस्ट्री। टायर के बाद हम अदर इक्विपमेंट जो उसमें मशीनरी लगती है, उसके जो इक्विपमेंट हमको अलग बनाएंगे, उसकी मशीन लगा लेंगे, हम उस वहाँ से सप्लाई करेंगे। तो इस तरह से एलिड फैक्टर्स भी वर्क करते हैं उसमें। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो है क्वांटम जंप इन द लेस देन 15 ईयर्स की बाद जो है बहुत अच्छा इससे जंप की देखने को मिला। एट प्रेजेंट देयर आर द 15 मैन्युफैक्चरर्स पैसेंजर कार्स एंड कॉमर्शियल व्हीकल्स, 14 ऑफ द टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स हैं। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में 15 जो है पैसेंजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के, उसमें कार्स की बात करते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स की बात करते हैं, और 14 की बात करें हम तो टू और थ्री जो है व्हीलर जो की बात करते हैं व्हीकल्स हैं। 14 कंपनियां, 14 प्लांट जो बात करते हैं, और 15 प्लांट, ठीक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैव कवर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ट्रांजिस्टर्स एंड सेट ऑफ द टेलीविजन्स, टेलीफोन्स एंड सेल फोन्स, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर्स, आज इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू टेलीकम्युनिकेशन। कंप्यूटर इंडस्ट्रीज, जब से आईटी सेक्टर बढ़ा है
ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक की बात की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं? अगर पता है तो बताओ कमेंट बॉक्स में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी हम उत्तर देंगे इसकी लास्ट में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है। तो जब से बढ़ा है, टेलीविजन बनने लगे हैं, उनका उपयोग बढ़ा है, तो डिमांड बढ़ी है मार्केट में, तो उसका जो इक्विपमेंट होते हैं, जो इंडस्ट्री हैं, वो सेटअप होने लगी हैं। टेलीफोन की बात करते हैं, सेलफोन की बात करते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज की बात करते हैं, रडार और कंप्यूटर की जैसे डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, वैसे इसके जो है कंपनियां, इसके उद्योग जो हैं ओपन होते जा रहे हैं। बैंगलोर हैज़ द इमर्ज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक सिटी हमने बात की थी, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल की बात करें अगर हम इंडस्ट्री इंडिया के, तो उसे बेंगलुरु कहते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक सिटी या इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भारत की कौन है? बेंगलुरु। लिख लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट जो है सेंटर ऑफ द, अगर इंपॉर्टेंट सेंटर की बात करें तो हम नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर और बेंगलोर तो है ही। इतने जो हैं प्रमुख जो हैं यहाँ पर सेंटर हैं जहाँ पर ऑटोमोबाइल्स कंपनियां बनाती हैं अपने प्रोडक्ट्स को। क्लियर? ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह से कहीं बनाया जाएगा, फिर इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। इसके एलिड सेक्टर्स भी इसके साथ वर्क करते हैं और इस तरह से मैन पावर और मशीन पावर दोनों मिलके इसको बनाते हैं और सेटअप करते हैं पूरे इंडिया में। ठीक। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फर्स्ट क्लास यहीं तक। कल हम इसके जो है मैप्स पढ़ लेंगे और मैप के बाद हम मैप, कल एक क्लास लास्ट लेक्चर है कल का, मतलब वो आपको 5 को मिलेगा। ठीक। लास्ट लेक्चर है, हम बात उसमें बाकी कर लेंगे। उसमें एनवायरनमेंट को कैसे डिग्रेडेशन हो, अभी आपकी एग्रो बेस्ड है ना, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, दोनों खनिज और कृषि, है ना, दोनों इंडस्ट्रीज आपकी खनिज और कृषि और खनिज दोनों की हम बात की, उसमें कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, बस बस, इससे अलावा कुछ नहीं आने वाला है। क्लियर? थैंक यू सो मच। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कुछ नहीं समझ आता तब भी आप लिखिएगा, क्या समझ में आया तो आप कुछ तो आप उस पर लिखिएगा जरूर। ठीक है। थैंक यू सो मच। कल हम मिलते हैं, बात करते हैं कल की उसमें लेक्चर में, मतलब 5 को आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।